डियर डीएलएड ट्रेनी, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार मेहता है और मैं कार्य शिक्षा प्राध्यापक डाइट जिला कुल्लू में कार्यरत हूँ। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन। ये यूनिट 3 है और उसके जो लास्ट पार्ट हम आज करेंगे, जिसमें जो भी एक्टिविटीज़ हम अपने इंस्टीट्यूट में करते हैं उन सारे एक्टिविटी के बारे में डिटेल करके हम चर्चा करेंगे। तो जो आज हमारे उद्देश्य हैं वो उद्देश्य हमारे इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है कार्य शिक्षा से संबंधित क्रियाकलापों को सफलतापूर्वक करवाने की व्यवस्था करना। दूसरा जो टॉपिक आज के हमारे सेशन में रहेगा वो है विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्य शिक्षक की गतिविधियां। जो बच्चे हमारे विद स्पेशल नीड हैं उनमें क्या गतिविधियां हम कार्य शिक्षा में करवा सकते हैं। और थर्ड जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है कार्य शिक्षा का शिक्षा शास्त्र में के उपकरण के रूप में महत्व, व्हाट इज द टूल ऑफ पेडागोजी। ये 3 टॉपिक हम आज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला टॉपिक शुरू करते हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज। तो देखिए जितने भी एक्टिविटीज हम अपने इंस्टीट्यूट में करते हैं वो एक हमारा पूरे साल का एक कार्यक्रम रहता है जिसको हम सारा काम हमें खुद से करना होता है। आपको पता ही है कि कार्य शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हमारा मैक्सिमम जो फोकस रहता है वो हमारा कौशल विकास पे रहता है, ताकि बच्चे अपने हाथ से काम कर पाएं और वो अच्छी तरह से जो भी कार्य है उसको एक्सपीरियंशियल वे में कर पाएं, ताकि जब भी भविष्य में इस काम को वो करें तो वो अच्छे से कर पाएं। तो चलिए कार्य शिक्षा के संबंधित क्रियाकलापों को सफलतापूर्वक करवाने की व्यवस्था या प्रबंध करना, कैसे ऑर्गेनाइजेशन हम इसको करते हैं। तो यदि कार्य शिक्षा के बारे में हम बात करें तो इसको हम 3 तरह की गतिविधियों में बांटते हैं। सबसे पहली है वो है आवश्यक क्रियाकलाप। जो आवश्यक क्रियाकलाप हैं ये हमारी इसमें जितनी भी जीवन से संबंधित गतिविधियां हैं वो सारी इसमें कवर होती हैं। दूसरा पॉइंट है ऐच्छिक क्रियाएं, यानी वो ऐसी क्रियाएं जिससे हमें प्रसन्नता हो, जिसको करने से हमें आनंद प्राप्त हो, ऐसी क्रियाओं को हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और थर्ड जो हमारी क्रियाएं हैं उसको विशिष्ट या विशेष क्रियाकलाप कहते हैं। ये ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसका उपयोग हम उत्पादन बढ़ाने के लिए या विकास के लिए करते हैं। अब आपको जैसे मालूम ही है कि जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं उसमें हम जैसे मान लीजिए कच्चे माल है, औजार है, उपकरण है और बच्चों की रुचि है, पर्यावरण है, स्थान है या बच्चों के आयु क्रम को देखते हुए क्रय विक्रय में धन की व्यवस्था आदि सभी की योजना बनाकर हम इस काम को करते हैं। इसका मतलब है कि कभी भी हमें कोई भी क्रिया यदि करनी है तो सबसे पहले हमें उसकी योजना बनानी चाहिए। मान लीजिए सबसे पहले अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कभी हमने कहीं भ्रमण में बाहर जाना है, कोई दार्शनिक स्थानों में हमने कहीं जाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम ऐसे भ्रमण की पूरी योजना बनाएंगे। उस योजना के तहत हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस स्थान में हमने जाना है वहाँ क्या क्या दार्शनिक स्थल है उनकी सूची बनानी चाहिए कि किस समय हमें चलना है, कब चलना है और कब वापस आना। ये सारी योजना हमें पहले ही बनानी पड़ती है। और बाहर जाके हमने जैसे अपने बच्चों को अपने साथ ले जा रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कैसी होगी, उनके जलपान की व्यवस्था कैसी होगी या उनके ठहरने की व्यवस्था कैसी होगी, ये सभी चीजें हमें पहले ही योजनाबद्ध कर लेनी चाहिए। तो देखिए जो गतिविधियां हम लोग अपने पूरे साल में करते हैं कार्य शिक्षा के काम के दौरान, उनको हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले क्या है वो है क्षेत्र गतिविधियां, मतलब फील्ड एक्टिविटीज। तो फील्ड एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, ऐसी एक्टिविटी जो हमारे कैंपस के बीच में हो या हमारे इंस्टीट्यूशन के बीच में हो या इंस्टीट्यूशन के आसपास हो, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वातावरण में हमारा क्या योगदान है इसके बारे में चर्चा करें। श्रम और हस्त कौशल को प्रोत्साहन हमने देना है। ये सारा जो हमारा कवर होता है वो हमारी सारी फील्ड एक्टिविटीज में होता है। दूसरी एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं उसका नाम है कार्य शिक्षा पोर्टफोलियो।
तो कार्य शिक्षा पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि हमें कुछ एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो हमारा पूरे साल में जो जो गतिविधि हमने की हैं उन सभी में हमारा हमने कैसे विकास किया उसको उसके बारे में वो बता पाते हैं। थर्ड जो एक्टिविटी हमारी है वो है विद्यालय आधारित एक्टिविटी। मतलब जो हमारा में जैसे हम मान लीजिए स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में जाते हैं, उस दौरान हमें बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटी करनी है इसके बारे में हम वहां पे चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहली एक्टिविटी में चलते हैं जिसको हम कहते हैं क्षेत्र गतिविधि या फील्ड एक्टिविटी। इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम थोड़ा सा पहले हम एक ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक टॉपिक हमारे पास है जिसका नाम है गार्डनिंग। देखिए बागवानी या गार्डनिंग हमारे पास क्या चीज है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें कि फील्ड एक्टिविटी जब हम करने वाले हैं तो गार्डनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा फील्ड एक्टिविटी में कवर होता है। देखिए आपको पता ही है कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे हमारी जलवायु जो है वो जलवायु की भिन्नता रहती है, कभी गर्मी है और कभी सर्दी होती है। अतः मौसम के आधार ही हम लोग सारी कृषि या बागवानी करते हैं। तो कृषि बागवानी हमारी दो प्रकार से कर सकते हैं हम। सबसे पहले एक छोटे स्तर पर और एक हमारा कमर्शियल स्तर पर। अब छोटे स्तर पर हम क्या करते हैं, जैसे घर के आसपास या इंस्टीट्यूशन के आसपास सब्जियां उगाना, पुष्प उगाना, और शहरों कस्बों के गांवों के नजदीक जहाँ पे खाली जमीन है वहां पे हम कोई किचन गार्डनिंग या गृह वाटिका बना सकते हैं। अब शहरों में क्या रहता है कि आपको पता ही कि जमीन की कमी रहती है, तो लोग क्या करते हैं अपनी छत पे क्या करते हैं वो गमले लगाते हैं या कोई ऐसा पोर्शन ऐसा बनाते हैं जहाँ पे जिसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम टेरेस गार्डनिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि छत पर सीमेंट या कारकोल की सहायता से एक जलरोधी वाटर प्रूफ लेयर बनाते हैं, उसके ऊपर हम मिट्टी डालकर वहां पे थोड़ी बहुत बागवानी हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं, गमलों में जब हम गार्डनिंग करते हैं बागवानी करते हैं तो उसे हम पॉट गार्डनिंग कहते हैं। उसके साथ देखिए अब आपको पता ही है जब हम किचन गार्डनिंग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें कम या छोटी जड़ वाली सब्जियां उगाते हैं, जैसे मेथी है, पालक है, चुलाई है, मिर्च है, बैंगन है, मूली है, गोभी है। ये सब चीजें जो है हम किचन गार्डन के तहत उगा सकते हैं। और दूसरी जो हमारी गार्डनिंग रहती है वो व्यावसायिक स्तर पर या कमर्शियल स्तर पर रहती है, जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में काम किया जाता है। चलिए उसमें क्या किया हमारे पास जो कंटेंट उसमें क्या करेंगे हम उसमें देखेंगे किचन गार्डन के प्रकार। देखिए काफी प्रकार से किचन गार्डनिंग की जा सकती है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई छोटा काम करना है, छोटी सब्जियां लगानी है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जियां भी लगा रहे हैं, पुष्प भी लगा रहे हैं, फूल भी लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड गार्डनिंग। जब अगर हमने सिर्फ सब्जियां ही उगानी है, उसमें जैसे नींबू, केला, पपीता आदि हैं या साग सब्जी है, उसको हम वेजिटेबल गार्डनिंग कहते हैं। यदि हमने मान लीजिए सिर्फ फूल ही लगाने हैं तो उसको हम फ्लावर गार्डनिंग कहते हैं। तो देखिए गार्डनिंग का महत्व क्या क्या रहता है, इसमें घर के आसपास के वातावरण में ताजगी रहती है जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। समय समय पर ताजी सब्जियां या फल फूल प्राप्त हो सकते हैं। देखिए आपको पता ही जैसे आप कोरोना काल चला है, हम बाहर से सब्जी लेने में भी हम डरते हैं। यदि आपका अपना किचन गार्डन हो और छोटी मोटी सब्जी अगर आप खुद उगाते होंगे तो हमें कोई भी डर बाहर का नहीं रहता है। हम जो सब्जी अपने किचन में उगाएंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें हम उस सब्जी में कोई भी खाद वगैरह नहीं डालने से वो एक अच्छी सब्जी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद घर के कार्य के बाद जो पानी हमारा वेस्ट वाटर है, जैसे मान लो किचन से बीच में वेस्ट वाटर आ रहा है या जब हमारे बारिश होती है उसका जो एक्सट्रैक्ट है, उन सभी पानी को क्या कर सकते हैं हम किचन गार्डनिंग में उपयोग में लाया जा सकता है। उसके आगे हम और चर्चा करते हैं। देखिए अब हमारे मन में क्या करना रहता है कि जब हम अपने पास से जो फील्ड एक्टिविटीज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में एक हर्बल गार्डन का निर्माण ये करना चाहिए या कोई और गार्डन ऐसे हमें बनानी चाहिए जिसमें कुछ पौधे लगे होने चाहिए। ये सारा विस्तार अपने इंस्टीट्यूट में हम आसपास इंस्टीट्यूट में या अपने पंचायत में या अपने गांव में आसपास करते हैं। जहाँ भी आपके इंस्टीट्यूट के आसपास या जो आपका गांव है उस पंचायत में कहीं भी यदि कोई आपको लगता है कोई भूमि वहां पे खाली पड़ी है तो हम क्या कोशिश करते हैं, प्रधान की सहायता से वहां पे कुछ पौधारोपण करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। इसी सभी के तहत मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है। यदि मान लीजिए अगर हमने कोई गार्डन या हर्बल गार्डन का निर्माण करना है
तो हमें क्या क्या चीजों के बारे में समझना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले उसी उद्देश्य क्या हो सकते हैं, विद्यार्थियों को पौधों के औषधीय गुणों से परिचित कराना एवं उनके संरक्षण के महत्व को समझाना, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है जब भी हम हर्बल गार्डन को का निर्माण करेंगे। सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं, जैसे हर्बल गार्डन में रोपित पौधों का अध्यापन के दौरान सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग करना। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न पौधों के दिखाई देने वाले विभिन्न अंगों के गुणों, बनावट, रूपायन और रंग आदि की तुलना कर सकते हैं। कृषि संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं एवं तकनीकों को विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। ये सारे उपयोग, ये सारे उद्देश्य हमारे रहते हैं जब भी हम किसी एक हर्बल गार्डन का निर्माण करते हैं। देखिए सामग्री क्या क्या रहेंगी, पौधारोपण हेतु पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। यदि आपके इंस्टीट्यूट के आसपास भूमि नहीं है तो मैंने आपसे बात की, पंचायत प्रधान से बात कर सकते हैं। यदि पंचायत के आपका इंस्टीट्यूट के आसपास कोई ऐसी भूमि खाली पड़ी है तो वहां भी हम इसका निर्माण कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें पौधे और बीज जो है वो चयनित करने हैं कि कौन से पौधे किस मौसम में लग सकते हैं और वहाँ क्या क्या हमारा उसका उपयोग हम बाद में कर पाएंगे। सिंचाई उपकरण क्या क्या रहेंगे, जैसे कृषि औजार है उसमें फावड़ा, कुदाल, खुरपी आदि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रक्रिया प्रोसीजर क्या रहेगा, सर्वप्रथम विद्यार्थियों को हर्बल गार्डन के महत्व एवं लाभ के संबंध में बताया जाए तथा शिक्षक के नेतृत्व में विद्यालयों द्वारा हर्बल गार्डन के निर्माण की रूपरेखा तैयार की जाए। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, सबसे पहले उसकी योजना जो है वो तैयार हो जाए। अब उसका देखिए दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद्यालय के सभी बच्चों को 5-5 के समूह में बांट दे। देखिए जब भी हम कभी कहीं काम करने जाते हैं, यदि रैंडम सभी लोग इकट्ठे काम करेंगे तो काम में प्रोग्रेस नहीं हो पाती और जिस तरह से हमने उसकी योजना बनाई वो काम पूरा नहीं हो पाता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हर बच्चों को समूह में बांट देना चाहिए। सपोज जैसे 5 बच्चे या 7 बच्चे या 10 बच्चे इस तरह से समूह बना दें और उन बच्चों को कोई एक पोर्शन दे दिया जाए कि हाँ आपने इस पोर्शन पे काम करना है और इस तरह से हम ये सारे काम कर पाएंगे। हर्बल गार्डन के निर्माण के लिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का समय दिया जाए, तभी आप एक बेहतर गार्डन का निर्माण कर सकते हैं। देखिए जब भी हम किसी गार्डन में मान लीजिए पौधारोपण करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमेशा कभी हमने उसको पानी देना है, कभी उसकी गुदाई, उसको जो आपका खरपतवार को साफ करना है। तो ये सारा काम हमें डे टू डे लाइफ में करना चाहिए, तभी हमारा जो एक हर्बल गार्डन जो एक बार लग चुका है उसकी जो देखभाल तभी पॉसिबल हो पाती है। तो देखिए इसमें क्या क्या इसके निर्माण के चरण रहते हैं। उसमें देखिए सबसे पहले हमने स्थान को चयन किया, फिर मिट्टी की तैयारी कर ली, उसके बाद हमने रोपण हेतु पौधों के चयन कर लिया, पौधों का रोपण कर दिया, पर्याप्त जल उपलब्धता, सिंचाई कार्य के लिए जितना पानी चाहिए उस पानी की कमी को पूरा किया, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए हमने खाद उसमें डाली, जो भी आपके दीमक, कोड, फफूंद आदि लगते हैं कीड़े, उसके बचाव के लिए हमने क्या किया, उसमें स्प्रे की। पशु पक्षी की सुरक्षा के लिए हमने क्या कर दिया, उसमें फेंसिंग या बाउंड्री वाल लगा दी। चलिए सबसे पहला पॉइंट लेते हैं स्थान चयन। इसमें हमने क्या किया कि 300 से 400 स्क्वायर फुट तक हमारे पास ऐसा जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम इसका काम कर पाए। मिट्टी की तैयारी के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हम अगर मान लीजिए हमारे पास प्लेन खेत है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें सारे जितने खरपतवार के आदि की जड़ निकालेंगे और उसको समतल भूमि बना देंगे और एक बेड की शेप में तैयार कर देंगे। फिर जो पौधे हमने उसमें लगाने हैं उसका चयन करें ताकि वो पौधे कैसे हों, औषधीय उसके गुणों वाले हों और बच्चे जिसकी पहचान कर पाएं, या घर में बच्चे अपने पेरेंट्स से बात कर लें, जो पौधे वहाँ लगते हैं उसको हम वहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए उसमें काफी कुछ हमारे पास पौधे रहते हैं, जैसे अदरक है, हल्दी है, नींबू है, अनार, पपीता, पुदीना, ये सारे पौधे जो है हम वहाँ पे लगाकर एक हर्बल गार्डन का निर्माण कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हमने जो पौधों का अगर हमारे पास चयन हो गया तो पौधारोपण हमने क्या करना है। अब पौधारोपण के लिए आपको मैंने बता दिया कि हमें एक अच्छा सा मिट्टी का बेड बन जाए और उसमें बेड में क्या रहेगा, खरपतवार आपने हटा देनी है और अच्छी तरह से जब आपकी मिट्टी साफ हो जाएगी तब हम पौधारोपण करते हैं। पौधारोपण के दौरान आपने एक चीज जरूर ध्यान देनी है कि 2 पौधों के बीच में जो आपका डिस्टेंस होता है वो भी हमें ठीक ढंग से देख लेना चाहिए। फिर पौधों की देखभाल के कार्य, पौधे की देखभाल कैसे करनी है वो भी हमें करना है, समय समय पे सिंचाई करनी है वो भी करनी होती है
और यदि मान लीजिए मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी रह रही है, उसके लिए हमें क्या करना है, समय समय पर अलग अलग तरह की खाद वगैरह डालकर उसमें एक अच्छा काम करना है। ये कोशिश क्या करेंगे, हम हर्बल पौधों में सिर्फ जैविक खाद का ही उपयोग करेंगे। यदि कोई कीट या कीटनाशक कीटाणु वगैरह लगे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें कीटाणु कई तरह के होते हैं, जैसे दीमक है, कीट है, फफूंद है। इसके बचाव बचाव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समय समय पर इसका उपचार करें। और जो भी हमारे पशु पक्षी है उनसे सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक फेंसिंग का निर्माण करना चाहिए। तो इसमें सावधानियां क्या करनी चाहिए हमें, देखिए हर्बल गार्डन में ऐसी औषधीय पौधों का चयन करें जो विषैले ना हो। देखिए बहुत जरूरी है, ये सावधानी हमें अपनानी है। और बच्चे उन्हें छूकर देख सकें। यदि मान लीजिए विषैले होंगे तो क्या होगा, बच्चे उन्हें छू नहीं सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ऐसे पौधों का चयन करें जो विषैले ना हो, ताकि बच्चे उन्हें छूकर वो देखकर सारे उनका पूरी पहचान कर सकें। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक की उपस्थिति में ही कृषि औजारों जैसे फावड़ा, कुदाल आदि का उपयोग करना चाहिए। अब इसमें सुझाव देखिए, काफी सुझाव हैं। इसमें हर्बल गार्डन के संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी समूह को पुरस्कृत किए जाना चाहिए। गार्डन में किसी कोने में 1 घन मीटर का कंपोस्ट गड्ढा बनाएं और जो भी कचरा वहां डालकर बाद में हम कंपोस्ट खाद का निर्माण कर सकते हैं। यदि मान लीजिए भूमि कम है तो हम गमलों का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम सारा ये काम कर एक अच्छा हर्बल गार्डन अपने इंस्टीट्यूट के आसपास या अपने गांव या अपने पंचायत में निर्माण कर पाएंगे, जो हमारे वातावरण के लिए एक बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए इसके साथ साथ देखिए, अब हमने हर्बल गार्डन या पौधारोपण तो कर दिया, इसके साथ साथ हमें क्या करना रहता है, जहाँ पे हम बैठते हैं और जहाँ पे पूरा दिन हमने रहना है, जैसे हमारे कक्ष हो गया, हमारी संस्था इंस्टीट्यूट हो गया, जहाँ हम लोग खेलते हैं, पार्क है या खेल के मैदान है, इनकी सफाई करना भी बहुत आवश्यक रहता है। देखिए सफाई शब्द बहुत छोटा है, तब तो इसके क्षेत्र बहुत विस्तृत है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और राजा से लेकर रंग तक सभी के लिए सफाई अति आवश्यक है। अपने शरीर को लेकर गली मोहल्ला और गांव राज्य प्रत्येक क्षेत्र में सफाई रखना बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। यदि मान लीजिए हम लोग सफाई नहीं रखते तो क्या होगा, एक तो हमारा इंस्टीट्यूट गंदा लगेगा, हमारा क्लासरूम गंदा लगेगा, और बिना सफाई से क्या होगा कि कई तरह की बीमारियां वहां पे पैदा हो सकती है। और यदि मान लीजिए बीमारी बढ़ जाती है तो क्या होगा, वो एक महामारी का रूप भी ले लेती है। इसलिए कोशिश करें कि खुद भी साफ रहें और जहां आप बैठते हैं वहां भी सफाई रखें। तो हमारे पास अपने कक्षा कक्ष इंस्टीट्यूट सभी की सफाई हमें करनी रहती है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जब अपनी कक्षा कक्ष की सफाई करनी है तो हमें किन किन निम्नलिखित बातों पे ध्यान रखना चाहिए या किस तरह से सफाई करनी चाहिए, ये सब हमें चरणबद्ध तरीके से देखना है। देखिए सबसे पहला क्या पॉइंट हम नोट करेंगे कि कक्षा कक्ष की छत की सफाई जब हमने करनी है तो देखिए छत में जाले लगे होंगे, मक्खियों के छत्ते लगे होंगे, ये सब जो है बहुत हानिकारक होते हैं। इसलिए जिससे क्या होगा, मच्छर आदि आएंगे, मच्छर हो गए तो आपका और बीमारी का घर बन सकता है। इसलिए जितने भी जाले हैं, कूड़े आदि को हमें निरंतर साफ किया करना चाहिए। कक्षा कक्ष के फर्श को भी हमें रोज साफ करना चाहिए। देखिए फर्श में क्या होगा, धूल आएगी, धूल में कूड़ा करकट पड़ेगा और गंदगी फैलेगी। गंदगी से क्या होगा कि हमारे पास जहां पर हम बैठे हैं वहां पे हम उस अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास कम से कम 2 बार सफाई कक्षा कक्ष की होनी ही चाहिए। कक्षा का फर्नीचर जहाँ पे हम बैठते हैं वो फर्नीचर एकदम से साफ होना चाहिए। देखिए आप जैसे मान लीजिए आपने साफ नहीं किया होगा तो वहाँ पे धूल होगी। धूल होने से क्या होगा कि आपके कपड़े जो, अगर आप मान लीजिए आप सफेद ड्रेस में आए हैं और कपड़े आपके खराब हो जाएंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा ब्लैक बोर्ड है उसको भी हमें बहुत अच्छी तरीके से साफ रखना है। आप देखते हैं जब भी हम अध्यापन कार्य करते हैं तो ब्लैक बोर्ड का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रहती है। और यदि मान लीजिए ब्लैक बोर्ड का पेंट ठीक नहीं है, उसमें चौक नहीं चल रही है या उसमें लिखा हुआ अच्छी तरह पढ़ा नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, अध्ययन में रुचि नहीं बन पाती है। इसलिए श्यामपट्ट या आपका ब्लैक बोर्ड वो अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। अब कक्षा कक्ष में क्या है कि सफेदी और रंग रोगन करवाना भी बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि साफ सुथरे कपड़े में बैठकर हमें एक मानसिक शांति मिलती है और पढ़ने में, अध्ययन में हमारी रुचि बनती है। अब देखिए कमरे में और क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा पर चित्र व चार्ट लगाने चाहिए। कमरे में शुद्ध रोशनी के लिए
सारी खिड़कियां खुली रखनी होनी चाहिए, पंखे लगे होने चाहिए, ताकि क्या हो, हमारे पास शुद्ध हवा अंदर आने आती रहे। बिजली की फिटिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यदि थोड़ी भी बिजली की फिटिंग खराब रहेगी तो क्या होगा, हमें करंट लेने का भय रहता है। इसलिए बिजली की फिटिंग बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। कक्ष में पायदान वो रखना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी कोई बाहर से आए तो वो अपने पैर साफ करके आए, ताकि अंदर गंदगी कम से कम जाए। अब देखिए, इंस्टीट्यूशन की सफाई जब हमने करनी है तो हमें सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। उसमें आपकी जो गैलरी है वो हो गया, हमारे टॉयलेट्स हैं वो हो गई, और हमारा बाहर का जो मैदान है वो सभी चीजें हमें अच्छी तरह से साफ करनी चाहिए। मान लीजिए संस्था में हम अंदर जा रहे हैं, तो यदि उसका दरवाजा है तो दरवाजा बड़ा होना चाहिए, ताकि कोई भी सामान अंदर आराम से जा पाए। उसमें अच्छे अच्छे चित्र बने होने चाहिए प्रवेश, ताकि हमें लगे भी नहीं हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, ऐसा हमें बाहर से फीलिंग आनी चाहिए। दरवाजे के आसपास अच्छे अच्छे फूल और उसकी बेल लगी होनी चाहिए, ताकि जो है वहाँ का वातावरण सुगंधित हो और बच्चों के मन में प्रसन्नता व उत्साह प्रदान करें। अब देखिए, जो खेल का मैदान है इसकी सफाई बहुत आवश्यक है। आप देखते हैं कि जब मान लीजिए बच्चों ने अब जैसे बीच में उन्होंने खेलना है, अब बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए पार्क व खेल का मैदान का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस संस्था का पार्क व खेल का मैदान खुला, सुंदर, खुला और आकर्षक होता है। उस संस्था के बच्चे देश के अच्छे नागरिक, देशभक्त और बढ़िया खिलाड़ी बन सकते हैं। और देखिए, इसी में हमने एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए जो भिवानी है हरियाणा, वहाँ के खेल का मैदान बहुत बड़ा है, और वहाँ पे क्या है, जो वहाँ पे जितने भी हमारे खिलाड़ी रहते हैं वो सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो ग्राउंड में आते हैं, साफ सुथरा ग्राउंड है, वहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने खेल के मैदान को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। श्रम व हस्त कौशल को प्रोत्साहन देना। देखिए, जो खेल के मैदान है, पार्क की सुंदरता के लिए बच्चे स्वयं प्रांगण की सफाई करें, अपने हाथों से करें, स्वयं अपने हाथों से सुंदर फलदार व फूलदार पौधे लगाएं, उनको पानी दें, उनकी देखभाल दें। जब ये सारे काम बच्चे करते हैं तो क्या होगा, बच्चों में समय का सदुपयोग करने की भावना जागृत होती है। बच्चे संस्था की सफाई के वातावरण में योगदान देकर भविष्य में वातावरण को साफ सुथरा रखने में प्रेरित होते हैं और सदा स्वस्थ व निरोग रहते हैं। देखिए, एक सैंपल एक्टिविटी मैंने लिखी है। इसमें सबसे पहले देखिए, आप अगर ऊपर वाला चित्र आप देखेंगे, इसमें देखेंगे आप, ये चित्र वैसा है जब हमने कोई भी सफाई नहीं की थी। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1 क्या है कि हमें फॉर्मेशन ऑफ बेड करना है, हमें एक अच्छा बेड बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए, इसे ऊपर वाले चित्र में अगर आप देखेंगे तो बेड हमारा नहीं बना है। इसमें क्या किया हमने, इसको जैसे हमने उपकरण का प्रयोग किया, गोदाल लिया, दराटे ली, और पत्थर वाइट लेकर हमने क्या किया, इसको अच्छी तरह से खोदा, जितना भी खरपतवार है उसको बाहर निकाला, और एक अच्छा, जो दूसरे चित्र में भी आप देखें तो अच्छी तरह से एक बेड का निर्माण हो गया है। उस तरह देखिए, एक्टिविटी नंबर 2 की बात करूं, अब क्या है, प्लांटेशन इन प्रिपेयर्ड बेड। जो बेड हमने बनाया था उसमें हमने प्लांटेशन करनी है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि पौधे का चयन आपने करना है। वो कैसे होगा, वो आपके ऋतु के अनुसार पौधे का चयन किया जाएगा। और देखिए, बराबर दूरी दोनों पौधों के बीच में होनी चाहिए, ऐसा भी आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इसमें क्या किया है, प्लांटेशन कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लांटेशन के बाद क्या करते हैं हम, उसमें जब फ्लावर आएगा तो फ्लावरिंग की करते हैं। कि पौधे की देखभाल करने के लिए क्या करते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, वहां पानी पूनी देते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो भी खरपतवार गिरती है उसकी सफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, और एक्टिविटी क्या हो सकती है कि आपने डाइट कैंपस को साफ सुथरा रखना है। इसमें क्या करते हैं हम, देखिए, कभी भी जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार हम पूरा एक अभियान चलाते हैं। उसमें पूरी डाइट जहाँ पे हमारा सारा है उसको हम साफ सुथरा रखते हैं, और जितना भी कचरा है उसको हम एक जो हमने खड्डा किया होता है वहाँ पे, जहाँ कंपोस्ट खाद बननी है वहाँ पे फेंक देंगे, और सारे डाइट की अच्छी तरह से सफाई करते हैं। ये भी हमारा एक्टिविटी में आता है। तो ये सारी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है, जो फील्ड एक्टिविटी है, जिसकी हमें एक कॉपी बनानी रहती है। देखिए, और एक्टिविटी इसके अपार्ट क्या हो सकती है जो हमारी फील्ड एक्टिविटीज उसमें है। उसमें देखिए, सबसे पहले अदर एक्टिविटीज फॉर कम्युनिटी एंड नेशन। देखिए, अपने इंस्टीट्यूट में तो हमारा दायित्व है कि हमने वहाँ पे कार्य करना है, परंतु हमारा एक दायित्व अपनी कम्युनिटी के प्रति, समुदाय के प्रति, और अपने नेशन की तरफ भी हमारा एक दायित्व है, जिसे भी हमें पूरा करना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए, और एक्टिविटी क्या होगी, एक्टिविटी रिलेटेड टू कम्युनिटी सर्विस। हमें क्या करना चाहिए, जैसे मोहल्ला है या गांव की पंचायत है, वहाँ की सफाई अभियान में हमें सफाई अभियान करवाना चाहिए।
त्योहार आदि उस समय हमने क्या करना चाहिए, जो भी हमारे आसपास कम्युनिटी के लोग हैं उनसे बातचीत करें। यदि उनके पास कोई काम ऐसा करने के लिए उनकी मदद करें। बड़े बूढ़े जितने भी आसपास हैं उनकी हम मदद करनी चाहिए। तो विद्यालय परिसर, कक्षा की सफाई, इसमें हमें काम करना चाहिए। और जो भी शारीरिक रूप से चुनौती वाले व्यक्ति हैं, दिन प्रतिदिन के उनके कार्यों में हमें मदद करनी चाहिए। ये सारा काम हम कहाँ करते हैं, अपने समुदाय के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। उसके बाद देखिए एक्टिविटी रिलेटेड टू कल्चर हेरिटेज एंड नेशनल इंटीग्रेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या करना है कि हमें अब विभिन्न राज्यों के जितने वहाँ पे क्या 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 खान पान होते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। वहाँ लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। किस देशों में किस तरह के झंडे होते हैं उसके बारे में पता करना है। जगह जगह की हस्तकला की जानकारी प्राप्त करनी है। संगीत, वाद्य, नृत्य आदि का क्या क्या होते हैं, वहाँ के नृत्य किस स्टेट के कैसे हैं उसके बारे में पता करें और उनके चित्र इकट्ठे करें। स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, इन सभी राष्ट्रीय त्योहारों को हमें मनाना चाहिए। और जो राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय चिन्ह जैसे चक्र आदि बनाकर उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए, ताकि जब भी हमें कभी बात लगे तो हम अपने देश के प्रति कितने सजग हैं इस बारे में हम पता कर सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। और थर्ड देखिए पर्यावरण, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरण अगर साफ होगा तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी हमारे पास एक्टिविटीज है वो भी सभी हमें करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वन महोत्सव है या वृक्षारोपण कहीं कार्य आपके आसपास का अपने डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, पंचायत में हो रहा है, तो वहां पे सभी में हमें क्या करना चाहिए, हमें उसमें हिस्सा लेना चाहिए और वहां पे अच्छे से काम करना चाहिए। अब जो सेकंड हमारी एक्टिविटी रहती है वो है पोर्टफोलियो तैयार करना। देखिए जो पोर्टफोलियो रहता है उसमें हम क्या करते हैं कि अपने जो पूरे साल की एक्टिविटी को इस पोर्टफोलियो में हम कर लिखते हैं कि हमने पूरे साल में हमने क्या किया। तो देखिए पोर्टफोलियो प्रशिक्षु अध्यापक की एक या एक से अधिक क्षेत्रों में उसकी प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करते हुए निम्न बिंदुओं को सम्मिलित करता है। नंबर 1 है चयनित विषय हेतु वस्तु में प्रशिक्षु अध्यापक की भागीदारी। जो भी सब्जेक्ट आपने लिया उसमें आपने क्या अपनी इन्वॉल्वमेंट रही है। क्रियाकलापों के चयन में औचित्य, प्रशिक्षु अध्यापक की निर्णायक योग्यता का औचित्य और स्वयं के प्रतिदिन का परिणाम। तो पोर्टफोलियो क्या चीज है, ये प्रशिक्षु अध्यापक के कार्य सीखने की अवधि का प्राथमिक रिकॉर्ड की तरह कार्य करता है। देखिए जब भी हम पोर्टफोलियो बनाएंगे तो हमारे पास 2 पेज का मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है। फर्स्ट पेज में हमने क्या करना है कि हमें अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन करनी है कि मैं कौन हूँ, और वो सारी इंट्रोडक्शन मेरी अपने बारे में होनी चाहिए। जैसे मेरा नाम है, मेरा कोर्स है, सिलेक्शन है, रोल नंबर, पोस्टल एड्रेस, आधार कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, माई स्केल, माई बेस्ट, और भी काफी पॉइंट आप इसमें ऐड कर पाएंगे। तो जो ये जो फर्स्ट पेज है वो सिर्फ आपके बारे में ही होना चाहिए। सेकंड पेज में हम क्या करते हैं कि अपनी थोड़ी फैमिली के बारे में बता सकते हैं, या मेरा एम क्या है उसके बारे में बता सकते हैं, या मेरी हॉबी क्या है उसके बारे में बता सकते हैं। चलिए पोर्टफोलियो में हम क्या करते हैं, ये पहले 2 पेज तो मैंने आपको बता दिए। ये पहला पेज आपकी अपने बारे में इंट्रोडक्शन है। सेकंड पेज में हम क्या करते हैं, फैमिली के बारे में बताते हैं। और देखिए इसी तरह से थर्ड पेज क्या बनेगा हमारा, एक्टिविटी नंबर 1। इसमें जो एक्टिविटी हमें क्या करनी है कि हमने कुछ चीज बनानी है वेस्ट, जो भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ऐसे हमें कार्य करने हैं। तो ये हमें जैसे मान लो एक्टिविटी नंबर में हम बता रहे हैं, जैसे इसमें बधाई पत्र एक बनाया गया है, तो पेज से बनाया, तो कार्डबोर्ड लिया या चार्ट लिया, उसकी सहायता से एक कार्ड बना लिया। अब बाहर से खरीदने के बजाय क्या करेंगे, यदि अपने हाथ से बना हुआ कार्ड किसी रिलेटिव को या टीचर को देते हैं तो उसका बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसका एक्टिविटी में लिख दिया कि इसके उद्देश्य क्या गया, बधाई पत्र बनाना, आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए हमें, इसकी विधि क्या होगी। इस तरह से इस कार्य को हम करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 देखिए इसमें क्या किया हमने, एक बैग बनाया है, बैग है या मोबाइल बैग है, इस तरह से हम एक बैग बनाते हैं। उसके बारे में कपड़े का खुद ही सारा काम हम खुद ही करते हैं। हमें क्या करना है, पेज से कुछ अच्छा काम करके दिखाते हैं। अब एक्टिविटी नंबर में 3 में देखिए हमने कागज से जो है मालाएं तैयार की है। इसमें क्या किया, डिफरेंट कलर के हमने कागज ले लिए हैं। उन सभी कागज को क्या किया, एक निश्चित आकार में काटकर बड़ी ऐसी मालाएं हमने बनाई। ये सारा काम हम हाथ से ही करेंगे ताकि एक हस्त कौशल बढ़ाने का काम हम कर पाए। उसके आगे देखिए कि मुखौटा बनाया है, इसमें मैंने पूरी विधि लिखी है, किस तरह से विधि की है। ये देखिए पेन स्टैंड है,
पेंसिल स्टैंड है, कैसे पेन स्टैंड, पेंसिल स्टैंड, देखिए ये सारे किससे बने हैं, ये हमारे पास जो आइसक्रीम की स्टिक से बनाए हुए हैं। और कितना बढ़िया डेकोरेट किया देखो बच्चों ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक नाव बनी है, आइसक्रीम स्टिक से नाव बनी है। उसके बाद देखिए हैंड क्राफ्ट से काम हुआ। अब देख सकते हैं आप साथ में, देखिए एक ब्लैक बोर्ड बनाया हुआ है, ये भी सारे लकड़ी के काम है। उसके बाद देखिए एम्ब्रॉयडरी की है और पेंटिंग की है, ये सारा बच्चों ने अपने हाथ से काम किया है। देखिए जब हम अपने हाथ से सारे काम करते हैं तो हमारा क्या होता है, हस्त कौशल हमारा अच्छा हो जाता है। ये देखिए डिफरेंट तरह की डॉल्स बनाई, गुड़िया बनाई, ये सारा काम बच्चे अपने हाथ से करते हैं। देखिए जब हम ये सारा राइट में करेंगे, अपने अपने आप ये करेंगे तो क्या होगा, जब हम डिफरेंट स्कूल्स में जाएंगे और डिफरेंट बच्चों के साथ कार्य करेंगे, यदि हमने अपने हाथ से अच्छा कार्य किया होगा तो क्या होगा, उन बच्चों को भी हम अच्छी तरह से ये सारे कार्य सिखा पाएंगे। तो अलग अलग तरह की डॉल्स जो हमारी बनानी है, इसकी विधि भी आपको, विधि भी लिख सकते हैं, उद्देश्य लिखती है पहले आपने क्या क्या हमें सामान चाहिए था, किस विधि से हमने इसको बनाई, ये सब आप खुद लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने इसके बाद हमारे पास जो थर्ड हमारी एक्टिविटी है वो है विद्यालय आधारित गतिविधियां। देखिए जब भी आप अपने टीपी स्कूल अनुबंध कार्यक्रम में जाते हैं या टीपी में जाते हैं तो उस दौरान हमें क्या करना है, जब हम अपने बच्चों के प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो हमें वहां पर कुछ काम बच्चों की सहायता से करना है। कि इस गतिविधि से क्या होता है कि आपने बच्चे का कौशल बढ़ाया और उसके सीखने का परिणाम एलओस जो रहते हैं, लर्निंग आउटपुट, हम उसको भी बढ़ाते हैं। ये गतिविधियां विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करके वह परस्पर संवादात्मक तरीकों से करवाई जा सकती है। ये गतिविधियां क्या क्या हो सकती है, कम से कम हमें 5 तो कम से कम हमें करनी रहती है, जिसमें हम क्या करेंगे कि ये गतिविधियां गणित, अंग्रेजी, हिंदी, कला व पर्यावरण आदि विषय को आधार बनाकर करवाई जा सकती हैं। चलिए देखते हैं सैंपल कैसा होगा। तो ये रिपोर्ट नंबर 1 है, जिसमें हमने क्या किया, बच्चे को एक गणित विषय पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए जब हम टीपी में गए हैं, बच्चे के साथ गणित विषय के बारे में आप जब स्कूलों में जाते हैं, टीपी के दौरान बच्चों के पास जाएंगे तो आप देखिए कि जब बच्चों के पास कोई भी कक्षा हो सकती है, 3rd है, 4th है, 2nd है, उन बच्चों को क्या गणित के बारे में कितनी जानकारी है, इसके बारे में हम उनसे बात कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं पहली पिक्चर में बच्चा बता रहा है कि कैसी त्रिभुज कैसी है, आपका सर्कल कैसा है या आपकी चतुर्भुज कैसी है, इसके बारे में बच्चे बात कर रहे हैं। और नहीं उनको पता तो टीचर उनको या ट्रेनिंग उनको समझा रहे हैं। उसके आगे देखिए उन्होंने क्या किया, बच्चों को एक पेड़ के माध्यम से वहां जोड़ के कराया है, जोड़ के माध्यम से पेड़ की पत्तियों में उन्होंने एक आकृति बनाई है और उसमें उनको जोड़ के माध्यम से बता रहे हैं कि कितने से कितने जोड़े जाए तो कितना हो जाएगा। ये सब चीजें जो है बच्चों को वहां पे हम करवाते हैं। सेकेंड रिपोर्ट में क्या हो सकता है, देखिए बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताना। ईवीएस एक पार्ट बच्चे का रहता है, उसमें क्या करते हैं, हम पौधा लिया, पौधे के विभिन्न पौधे के भाग क्या क्या होते हैं, ये सब बच्चों से बनवाया। और उनको जब बच्चे इसको मान लीजिए एक पौधे को देखेंगे या उसका चित्र खुद अपने ब्लैक बोर्ड में बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे जगहों के, तो क्या होगा, बच्चे को ये पता चलेगा कि हाँ ये पौधा है, इस पौधे में कितने भाग होते हैं और किस भाग को हम क्या क्या कहते हैं। ये सारा काम हम अपने स्कूल में करते हैं जब जाते हैं। उसके बाद देखिए इंग्लिश की जब हम एक्टिविटी करवाएंगे तो हमें क्या करना है, जो भी यहाँ अगर आप देख सकते हैं चित्र नंबर 1 या 2 में जो चार्ट या जो फिगर वहाँ ऑलरेडी स्कूल में बनी है, उसकी सहायता से बच्चों को हम क्या करते हैं, इस विषय की जानकारी देते हैं। उसमें देखिए जैसे मान लीजिए अल्फाबेट्स हैं या मान लीजिए जो आपके उसके वेजिटेबल के नेम्स हैं, ये सब बच्चों से पूछकर वहाँ उनके बारे में उनको ज्ञान दे सकते हैं। 4th एक्टिविटी क्या है कि हमारे पास कोई ड्राइंग है, यदि कोई हम दिवस मान लीजिए अगर पर्यावरण दिवस बीच में आ गया, उस दिवस को कैसे मनाएंगे, उसके लिए हमने क्या किया, बच्चों को प्रेरित किया, एक छोटा सा ड्राइंग कंपटीशन करवा लिया। इस तरह से सारे काम हम जब अपने स्कूलों में जाते हैं तो टीपी के दौरान ये सारे काम हम करते हैं। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम इसमें करेंगे हम व्यतीत। मान लीजिए जब हम फील्ड विजिट में यहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, फील्ड विजिट क्यों जरूरी है या भ्रमण व्यवस्था क्यों जरूरी है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए जब हम स्कूल में हैं तो हम क्या करते हैं, पुस्तकों का ज्ञान लेते हैं और ये सब काम हम करते हैं। और यदि हम भ्रमण में बाहर जाएंगे तो क्या होगा, हमें जब एक्सपोजर मिलेगा या किसी वस्तु को खुद हम अपने आंखों से देखेंगे या उसको स्पर्श करेंगे तो क्या होगा, उस विषय में हमें पूरी जानकारी मिलती है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने स्कूलों में बच्चों के साथ भ्रमण में जाते हैं। अब देखिए भ्रमण 3 तरह से कर सकते हैं। दैनिक भ्रमण, इसमें क्या करेंगे, हम छोटे छोटे बच्चों को साथ मिल जाएंगे। साप्ताहिक भ्रमण में क्या होता है कि हमारे पास जो कोई शैक्षणिक संस्थान है या दार्शनिक संस्थान है, वहां पे हम जाते हैं
वहाँ पे हम जो है वो थोड़े बड़े बच्चे रहेंगे जिनके साथ साप्ताहिक भ्रमण कर सकते हैं। मासिक या वार्षिक भ्रमण हम जो है बड़े बच्चे के साथ कर सकते हैं, या किसी बड़े राज्य में जाना है, या कि किसी दूरपार राज्य में जाना है, किसी नियर वाइज कंट्री में जाना है, ये सब काम जो है बड़े बच्चे कर पाते हैं। या उन्हें मान लीजिए कोई ऐसे कोई स्कूल से कोई ऐसा प्रोग्राम बना हो, एक्सकर्शन टूर बना हो, उस हिसाब से हम इसमें यहाँ पे जाकर बच्चों से कार्य कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हमें जब भी भ्रमण के लिए जाना है हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको पहले बताया कि हमें इसके लिए एक योजना तैयार करनी है। योजना के लिए मैंने पहले बताया, आपसे चर्चा की है कि हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले किस स्थान पे जाना उसके बारे में बात कीजिए, वहां अगर जाना होगा तो कितना खर्चा हमें उसका समय जाने का पड़ेगा उसके बारे में बात कीजिए, कब जाएंगे और कब आएंगे, कितने दिनों का प्रोग्राम है इसके बारे में बात कीजिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, क्या हम गाड़ी में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, तो उसके बारे में बात की जा सकती है। और जब भी कभी ऐसे हम बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, कोई टीम लीडर या ग्रुप लीडर बना लेंगे, बच्चों को छोटे ग्रुप में बांट देंगे और हर ग्रुप का एक लीडर बना देंगे, ताकि जब भी बच्चे कहीं बाहर जाएं तो अगर आसपास भी घूमने जा रहे हैं तो क्या होगा, ग्रुप लीडर उनका ध्यान रख पाए। और जब भी हम जो निश्चित समय तक के लिए हम बाहर गए हैं उसके बाद जो है एक तय स्थान पर हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, इस तरह से हम सारा काम करते हैं। तो भ्रमण का आयोजन जब करते समय में ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान में हम जा रहे हैं वहाँ पे शिक्षाप्रद हो और जो विद्यार्थियों का मनोरंजन भी वहाँ पे हो, ये सब कुछ हमें करनी चाहिए। एडवांटेजेस बहुत हैं इस भ्रमण की। इसमें क्या होता है कि आपके पास नेतृत्व का विकास होता है। ये कार्य कक्षा कार्य के पूरक हैं। मान लीजिए कभी आपने क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा है तो आपने थ्योरी से पढ़ा है, अगर आपको लगता है कि उसे मुझे बच्चों को दिखाना, तो हम क्या कर सकते हैं, इन भ्रमणों के माध्यम से उन बच्चों को उसके बारे में पूरी जानकारी दिखा सकते हैं। बच्चे बाहर जाएंगे तो क्या होता है, बच्चों को एक बच्चे उस स्थान में देखते कि जो चीजें हमने किताब में पढ़ी थी वो असल में बाहर कैसे दिखती है, ऐसा बच्चा वहाँ पे कर पाएंगे, बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा। बच्चे अपने घर से बाहर जाके पूरा दिन यदि बाहर रहते हैं तो उसको कैसे अपनी दिनचर्या करनी उसके बारे में बच्चों को ज्ञान होता है। और ये जो मान लो कोई स्थान बच्चों ने देखा, ज्ञानवर्धन स्थान हुआ, वहाँ पे बच्चों ने क्या क्या सीखा, इस सब के बारे में बच्चे अच्छी तरह से पता कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब देखिए जो क्रिया क्षेत्र जो हमने कार्य शिक्षा में जितनी भी क्रियाएं किए हैं, इसका उद्देश्य क्या रहता है। देखिए कार्य शिक्षा के क्रियाकलाप छात्रों में मानवीय गुणों व समायोजित प्रयोग अभिवृत्तियों का विकास करने का एक सशक्त माध्यम है। इस विशेष के कार्यकलापों के द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों में दक्षता ग्रहण करने का प्रयत्न किया जाता है। तो देखिए इसके उद्देश्य क्या क्या थे, समुदाय के लोग किन किन कार्यों परिस्थितियों में से जुड़े हैं उनकी पहचान करना, कि वेरियस जो आपके पास जो वर्क सिचुएशन कैसी रहती है। मान लीजिए कल को ये बच्चे ने किसी स्थान पे जाके काम करना है, तो बच्चे के दिमाग में आ गया यदि मैं उस स्थान में काम करना चाहूंगा तो उसमें क्या क्या, उसके लिए क्या क्या मुझे पढ़ाई करनी है, क्या क्या कितने मुझे पढ़ना है, क्या क्या मेरे पास कोई ऐसा कौशल होना चाहिए, उन सब की पहचान वहां जाकर होती है। भिन्न भिन्न कार्यों में जिन पदार्थों, उपकरणों, सामग्री, औजारों का उपयोग होता है उसकी पहचान करना, और भिन्न भिन्न कार्यों के करने में जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनके बारे में खोज करना। ये सारे काम जो है बच्चा जब इन क्रियाओं को करता है तो ये सारे काम में भी बच्चा दक्ष हो जाता है। तो चलिए ये हमारा एक पहला टॉपिक था जो कंप्लीट हुआ। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, वह विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कार्य शिक्षा में क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं। क्योंकि आपको पता है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे जो ऐसे भी होंगे जो कुछ अभी स्पेशल, जिसको जो मतलब बच्चे जो थोड़े मानसिक रूप से भी चुनौतियों वाले हो सकते हैं, शारीरिक रूप से चुनौतियों वाले हो सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या कार्य हमें करने हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि कार्य शिक्षा की गतिविधियां कार्य के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से नहीं करा सकती। आपको पता है कि जब हम कभी कक्षा में कार्य करते हैं तो जो बच्चों का जो माइंड सेट है बहुत डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे आस्ते सीखते हैं। इस तरह से हमें जब कोई काम करना क्लास में करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि सभी तरह के बच्चों को ध्यान में रखकर उसी तरह से ही गतिविधियां करानी पड़ती है। अब चलिए जो हमारे पास विशिष्ट जो शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, तो शारीरिक चुनौतियों वाले बच्चे होते हैं जिसमें नेत्रहीन है, बधिर है, मूक है, कोई बच्चा हाथ से अक्षम है, कोई पैरों से अक्षम है, या मानसिक रूप से बच्चे जो है चुनौती पर हो सकते हैं, जैसे मानसिक रूप से अस्वस्थ है,
या धीमी गति से सीख रहा है। इस तरह से कुछ बच्चे रहते हैं जिसके बारे में हम क्या क्या गतिविधि करा सकते हैं, इसके बारे में जो है हमें उन बच्चों के माइंडसेट के हिसाब से ही गतिविधियों का चुनाव करना पड़ता है। अब देखिए, मान लीजिए अब हम सोचें तो अगर मान लो क्या करना पड़ता है, जो ऐसे बच्चे हैं जो धीमी गति से पढ़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए सभी बौद्धिक और कार्य शिक्षा करने की व्यवस्था की जाती है। जो बच्चे विकलांग हैं उनके लिए क्या करते हैं हम लोग, उनका जो है डॉक्टर से हम उनकी जांच करवाते हैं। अगर अंधे बच्चे हैं उनको क्या करते हैं, हम आंखों के चश्मा देते हैं। जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए कान की मशीन लाई जा सकती है। लगड़े बच्चों के लिए TPS साइकिल का प्रावधान किया जा सकता है। और देखिए, जो बच्चे जिस तरह से हैं, जिस तरह की उनके पास शारीरिक कमी है, उस कमी को ना दिखाकर उस कमी के अनुसार ही उन बच्चों को ऐसा काम सिखाया जाए ताकि वो अपना जीवन जो है वो अच्छे से व्यतीत कर पाए। ऐसी हमारी कोशिश इन गतिविधियों के माध्यम से रहती है। अब बच्चों की क्षमता के अनुसार मंदबुद्धि जो बच्चे रहते हैं उनको क्या कर सकते हैं हम, उनको सिलाई, कढ़ाई, टाइप, कंप्यूटर, चटाई बनाना, दरी बनाना आदि उनको काम हम सिखा सकते हैं ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। जो अपंग बालिकाएं हैं जो बैठ के काम कर सकते हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको भी सिलाई कढ़ाई है, चादर है, कुर्सी बनाना हो गया, साबुन बनाना हो गया, मोमबत्ती हो गई, पाउडर बनाना हो गया, लिफाफे बनाना होगा। ये सारे काम उन बच्चों को सिखा सकते हैं जो बच्चे अपंग है। जो बच्चे अंधे हैं, जिनको कम दिखाई देता है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको अपने ब्लैक बोर्ड के साथ बैठाएं और उनको क्या क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं उनसे, जैसे मान लो संगीत है, नृत्य है, समूह ज्ञान है, या कोई वाद्य बजाना है। ये सारे काम जो है अंधे बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। ये सब काम हमें करने हैं ताकि बच्चा जो है, जो जिस बच्चे में कमी है उसको ऐसा ना लगे कि मेरे में कोई कमी है और मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उस तरह से जैसे बच्चा है उसी तरह से एक कार्य शिक्षक को सोचना है और वैसी ही गतिविधियां करवा कर उस बच्चे को भी मेन स्ट्रीम लाइन में हमें आगे लाना चाहिए। चलिए, लास्ट जो हमारा टॉपिक आज का है वो है कार्य शिक्षा का शिक्षा शास्त्र के उपकरण के रूप में महत्व। तो ये व्हाट इज द टूल ऑफ पेडागोजी, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पेडागोजी है क्या जी, तो शिक्षण शास्त्र क्या होता है। तो शिक्षण शास्त्र से अभिप्राय है कि शिक्षक अपनी सभी प्रस्तुत विधियों या साधनों से शिक्षण कार्य को अधिक से अधिक सरल, देखिए सुनिए, सरल, सहजता और कम से कम साधन और समय के उपयोग से करवा सकता है। और उस कार्य करने से बच्चे को कोई उपलब्धि या सफलता मिले, इस कार्य को करने को हम क्या बोलते हैं, ये शिक्षण कार्य का मकसद है। या इसको हम शिक्षण या टीचिंग साइंस इसको बोल सकते हैं। तो ये सारा पेडागोजी के अंदर आता है। अभी शिक्षा को प्रभावपूर्ण, कार्यान्वित तथा वांछित परिणामों उपलब्धि हेतु विज्ञान का प्रयोग किया जाता है ताकि हम अपने कार्य को ठीक ढंग से अच्छी तरह से कर सकें। देखिए, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पेडागोजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है, इस महत्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शिक्षा को सहज, सरल और सुचारू रूप से वैज्ञानिक विधि से दिया जा सकता है। शिक्षण परिणामों के रूप में अधिक से अधिक ठोस, अच्छे परिणामों की उपलब्धता होती है। शिक्षण शास्त्र के अध्ययन से किसी विषय वस्तु में अधिकतम उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। शिक्षण शास्त्र के अध्ययन से किसी विशेष वस्तु के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने से उद्देश्य की पूर्ति सरलता से की जा सकती है। विज्ञान शास्त्र के अध्ययन से विषय वस्तु को विभिन्न विधियां, तकनीकों, सहायक सामग्री को की सहायता से पढ़ाए जाने वाले से परिणाम अच्छे निकलते हैं। तो ये कुछ हमारे पास ऐसे कुछ महत्व है शिक्षा शास्त्र से, जिससे क्या होता है कि जो हम अपनी टीचिंग कर रहे हैं ये तो वो सरल हो जाएगी। और उसको क्या करेंगे, उसको हम एक एक्सपेरिमेंटल रूप से बच्चों को करवाएंगे ताकि बच्चे क्या करें, उसको आसानी से समझ सकें। ऐसा कुछ कार्य हमें करना रहता है। अब शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाई गई विषय वस्तुओं को कई विधियों से मूल्यांकन करने से उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, हमारे पास उसको मूल्यांकन करने के बाद क्या होता है, हमें फीडबैक प्राप्त होती है। क्योंकि यदि हमने किस बच्चे को पढ़ाया है, उसको एक्सपेरिमेंटल वे में पढ़ाया है, यदि वो बच्चा अच्छा काम कर रहा है या जो आपने पढ़ाया उसको रेप्लिकेट कर रहा है, उसको उसी तरह से वापस करके बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी फीडबैक से आपको क्या पता चलेगा, बच्चा उस विषय को अच्छी तरह से समझ पा रहा है।
यदि बच्चा उस विषय को समझ नहीं पा रहा है, उसकी फीडबैक अच्छी नहीं आ रही है, क्या करेंगे, हम अपनी उस विधि को चेंज करेंगे और एक दूसरी विधि से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब कार्य शिक्षा शिक्षण शास्त्र के औजार के रूप में देखिए किस तरह से हम इसको एज ए टूल हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम देखिए क्या करेंगे, कार्य शिक्षा के प्रारंभिक ज्ञान अनुभवों को भाषा के शिक्षण शास्त्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो कार्य शिक्षा जैसे राजनीतिक शास्त्र है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, गणित है, विभिन्न प्रकार की कलाओं को सीखने के लिए बालकों के पूर्व ज्ञान अथवा कार्य शिक्षा के ज्ञान, अभ्यास और अनुभवों को शिक्षण प्रक्रिया के औजारों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए यदि आपको लगता है कि बच्चों ने पुराना जो बच्चों की पुराना एक्सपीरियंस है या बच्चे जो पुराना कुछ जानते हैं, पहले से जो जानते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको हम रिजेंबल करते हैं, उसको हम कोलैबोरेट करते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ और उसको फिर बच्चों को समझाते हैं कि इसको ऐसे ऐसे किया जा सकता है। यदि इतिहास की बात में हिस्ट्री की बात करूं तो क्या होगा, हिस्ट्री में जैसे लोगों का इतिहास है या निरंतर व परिवर्तन का उदाहरण, जैसे आपके पास क्या होता है कि हमेशा जो हमारा डे टू डे लाइफ जो है वो हमारी परिवर्तित हो जा रही है, चेंज हो रही है। अब स्वतंत्रता आंदोलन में खादी की भूमिका क्या थी, बच्चों को बताना है। घरों में पोशाकों में कैसे बच्चे कौन सी पोशाक या किस तरह के घरों में लोग रहते थे, ग्रीक या रोमन में साम्राज्य में कपड़े कैसे होते थे, ये सब बच्चों को समझाना कि इतिहास में जो पहले लोग कैसे कपड़े पहनते थे और आज की डेट में कैसे कपड़े जो है वो हमारे चेंज होना शुरू हो गए, किस तरह से हमारा कार्य जो है बढ़ता चल पड़ा है। ये सब कुछ बच्चों को हम इतिहास के माध्यम से बता सकते हैं। उनको कला जो है संरक्षण के रूप में बता सकते हैं कि मंदिर में कैसे पहले मंदिर होते थे, उसका संरक्षण हमें करना है। जैसे शाहजहां के दरबार में कारखाने कैसे कैसे होते थे, बुटीक एवं जो कपड़ा हस्तशिल्प, इसके बारे में बता सकते हैं। नील व ब्रिटिश राज्य में नील की कहानी, ये सब कुछ हम उनको बता सकते हैं। और जो भी मानव निर्मित वस्तुओं के जरिए समाज जीवन की व्याख्या भी कर सकते हैं, कि जब हम इस तरह से हम कार्य कर सकते हैं। अब देखिए भूगोल एवं पर्यावरण अध्ययन के साथ हम इसको कैसे कोलैबोरेट कर पाएंगे। स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता व आधारित स्थानीय हस्तशिल्प परंपराओं का प्रादुर्भाव, किस तरह से खनिज और वनस्पति रंग क्या हो सकते हैं, किस तरह हम जो है स्थानीय का उपयोग कर सकते हैं, जल बुनाई कर सकते हैं, ड्राई क्लीन कर सकते हैं, ब्लॉक पेंटिंग कर सकते हैं, या पत्थर लकड़ी और मिट्टी के घरों का निर्माण कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम वहाँ पे बच्चों को बता सकते हैं। अब विज्ञान में हम क्या करते हैं, उनको ओरिगामी कैसे होती है, जैसे मान लो कागज को मोड़ के हमने क्या किया, जैसे आपको मैंने पहले हमने वो बात आपसे बताई, जैसे आपने कागज की माला बना ली, तो कागज का कोई मॉडल बना दिया। इस तरह से हम क्या करते हैं, ऐसे इस तरह से डिफरेंट तरह से जो बच्चों को बता सकते हैं। संतुलन व अनुपात बता सकते हैं, कैसे किसी के रासायनिक गुण क्या हो सकते हैं, औजार एवं तकनीक के बारे में बता सकते हैं। तो पाना पकाना और ढालना किस तरह से जो है हम सारा काम कर पाएंगे। साहित्य के साथ कैसे ये रूप होता है, जैसे मान लो विश्वकर्मा जी कैसे करते थे, निर्माण करते थे। हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा का साहित्य उल्लेख क्या है, बुनाई एवं करघा किस तरह से काम करते थे। भाषा में क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे भाषा में संबंध से लिखित अभिव्यक्ति हैं, उचित शब्दों और सरल वाक्यों का उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये सब चीजें, मुहावरों का उपयोग कैसे करते हैं, ये सब बातें हम बच्चों को बता सकते हैं। गणित के साथ कैसे हो सकता है, जैसे मान लो श्याम पट है, आपका ब्लैक बोर्ड है, उसकी पुताई करनी है, उसका क्षेत्रफल कितना हो सकता है, लंबाई जुड़ाई कैसे होती है, जो भी देखिए जिन जिन विषयों के साथ हम इसको समन्वित करते हैं, उन सभी विषयों में हमारी कार्य शिक्षा का काम होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो अगर भूगोल की बात करें तो उसमें जल बुनाई या खनिज पदार्थ कैसे होते हैं उसकी बात करेंगे। अगर विज्ञान की बात करें तो कैसे हम विज्ञान में ओरिगामी से हम कैसे जो है कागज को बनाकर कोई चीज बना सकते हैं। साहित्य में क्या कर सकते हैं हम, जैसे हस्तशिल्प है, हस्तकरघा है, उसमें कैसे कोई बुनाई या कढ़ाई कर सकते हैं, ये सारा काम हमने करना है। भाषा में हम क्या करते हैं, कोई आपका मुहावरा बन जाए, कोई हर एक भाषा की बात करते हैं तो हर भाषा के साथ क्या करेंगे, कार्य शिक्षा को हम जो है समन्वित करते हैं और उससे कोई न कोई चीज बनाकर हम पेश करते हैं। अब गणित में जैसे मैंने आपको बताया, मान ली ब्लैक बोर्ड की पुताई करनी है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, क्षेत्रफल कितना है, या उसको कैसे पेंट करना है, ये सब चीजें हम जब करेंगे तो ये सब कुछ बच्चों को हम बता सकते हैं। तो हर विषय के साथ भी कार्य शिक्षा का किस तरह से हमने कोलैबोरेशन करना है, ये सारा काम हम बच्चों की सहायता से कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज हम करवाएं ताकि बच्चे कुछ इस बारे में
ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए। तो यही मेरा टॉपिक था जिसमें हमने क्या किया। तो काफ़ी कुछ 3 कंटेंट्स हमने पढ़े हैं। तो उससे पहले जो है हमने क्या पढ़ा, एक्टिविटीज़ जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन एक्टिविटी। तो सबसे पहला टॉपिक ये था। उसमें जितनी एक्टिविटीज हम लोग स्कूल में अपने इंस्टीट्यूट में करते हैं, उसमें जैसे फील्ड एक्टिविटीज हैं जो आपके इंस्टीट्यूट के बाहर होंगी, इसमें क्या करना है, हमने बागवानी करनी है। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी क्या थी, एक पोर्टफोलियो का निर्माण। इसमें हमने क्या किया कि जो भी काम हम हाथ से करते हैं, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वो हमने बनाना था, वो हमने काम किया। थर्ड एक्टिविटी क्या की, जब भी हम स्कूल में जाते हैं अपने टीपी के दौरान, उसमें बच्चों के साथ क्या कार्य कर पाएंगे, ये हमने सारी एक्टिविटी, जो 3 हम मेजर एक्टिविटी अपने इंस्टीट्यूट में पूरे साल में करते हैं, उसके बारे में चर्चा की। सेकंड बात, जो आपके विशेष जो बच्चे हैं, विशेष जैसे मान लो जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनको क्या क्या गतिविधि हम करा सकते हैं, वो कैसे करवाएंगे। जो जो जिस तरह से उनमें जो जो कमी है, जो शारीरिक कमी है, उस कमी के अनुसार ही उनको ऐसी एक्टिविटी करानी है ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। थर्ड था पेडिगोजी। पेडिगोजी मतलब शिक्षा शास्त्र क्या चीज है, कैसे कैसे हमने क्या किया कि जैसे हर जो जितने भी विषय हैं, उन विषयों को हमने क्या किया, कार्य शिक्षा के साथ सम्मिलित कर उन विषयों को एक मनोरंजक बना दिया। और उन विषयों से हर एक विषयों के साथ जो कार्य शिक्षा को सम्मिलित कर हमने कोई ऐसी एक्टिविटी का निर्माण कर दिया जिससे बच्चों ने क्या किया, उस विषय को बड़ी आसानी से बच्चे हंसी मजाक में ही सीखते। ऐसे कुछ हमें कार्य करना चाहिए। तो चलिए, सबका धन्यवाद। मुझे होप है कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।